Greetings, dear students. Today I am here with a new topic, a new concept, that is vectors. It is very important to understand physics. So, in the first lecture, in this lecture, I will introduce you the concept of vectors, why they are introduced, and different types of vectors. Let's move ahead. So, broadly, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं दो टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज मेजरेबल क्वांटिटीज है जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं. मास, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, फोर्स, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं. फिजिक्स में हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को ब्रॉडली दो क्लासेस में, दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं. एक को बोलते हैं स्केलर्स और दूसरे को बोलते हैं वेक्टर्स. पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि स्केलर्स क्या होते हैं और फिर हम वेक्टर्स की इंट्रोड्यूस करते हैं. स्केलर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनका मैग्नीट्यूड हमें इन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन देता है. यानी अगर मुझे एक फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना होगा जो स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं आपको इसका मैग्नीट्यूड बताऊंगा तो आपको इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. सपोज मैं आपको बताऊंगा ये ब्लॉक यहां पे है, जरा मुझे इसका मास बता दीजिए, तो आप कहेंगे इसका मास है 5 kgs. तो आपने एक नंबर बताया, उसके साथ एक यूनिट जोड़ दिया, तो मुझे इस ब्लॉक के मास के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई जो मैं चाह रहा था. तो मैंने आपसे यही पूछा था ना कि मास ऑफ द ब्लॉक क्या है. आपने बोला 5 kgs, यानी ए सिंगल नंबर एसोसिएटेड विद इट्स यूनिट. तो इस फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसके मैग्नीट्यूड से होती है, यानी एक नंबर एसोसिएटेड विद इट्स यूनिट. इसी तरह मैं दूसरे एग्जांपल आपको बताऊं. मैं आपसे पूछूं कि इस रूम का टेंपरेचर क्या है, तो आप मुझे बताएंगे ये है, यहां इस रूम का टेंपरेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ये जो डिग्री सेंटीग्रेड है ये एक यूनिट है टेंपरेचर का, और 25 एक नंबर है. आपने एक नंबर और एक इसका मुझे यूनिट बता दिया, तो मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई जो मुझे चाहिए थी इस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में. यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड इनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन देता है, वो उन फिजिकल क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं. यानी एक सिंगल नंबर एसोसिएटेड विद अ यूनिट दैट प्रोवाइड्स अस द होल इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ स्केलर. जैसे एग्जांपल स्केलर क्वांटिटी के हैं मास, जो मैंने यहां पे एग्जांपल दी. डेंसिटी आपको पता है किसके बराबर होता है, मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम, या मास पर यूनिट वॉल्यूम. क्योंकि मास मैंने एक्सप्लेन किया ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम भी इसी तरह एक स्केलर क्वांटिटी है. सपोज हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम सपोज 1 लीटर है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, 1 लीटर है, और दूसरा कंटेनर है उसका वॉल्यूम 2 लीटर्स है. अगर हम इनको ऐड करेंगे दैट विल बी 1 + 2 लीटर्स, दैट विल बी 3 लीटर्स. यानी या मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपसे इसका वॉल्यूम पूछूंगा तो आप कहेंगे सर इसका वॉल्यूम जो है 1 लीटर है. 1 आपने एक नंबर बताया और उसके साथ यूनिट जोड़ दिया, तो मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई जो मुझे चाहिए थी. इसी तरह टेंपरेचर, इसी तरह टाइम. अगर मैं आपको बताऊं कि आपने कितना टाइम वेट किया, तो आप बताएंगे सर 10 मिनट्स. तो आपने एक नंबर बता दिया और एक यूनिट उसके साथ जोड़ दिया, तो मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई जो मैं आपसे चाह रहा था. यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम एक सिंगल नंबर प्लस इट्स यूनिट, एक सिंगल नंबर और उसके साथ कनेक्टेड उसका यूनिट, उससे हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, या दैट completely specifies that physical quantity, that defines that physical quantity, that's called as a scalar quantity. ये different
स्केलर क्वांटिटीज हैं, और ये मैंने कुछ आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज यहां पे मेंशन किए हैं। जैसे मास ऑफ अर्थ ये दिया है 6 × 10⁴ kgs, ये आपको आगे यूज हो जाएगा बहुत बार। इसी तरह डेंसिटी ऑफ वाटर, इसी तरह वॉल्यूम ऑफ अर्थ, इसी तरह एवरेज टेंपरेचर ऑफ यूनिवर्स, ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है, और एज ऑफ यूनिवर्स, ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो स्केलर्स हैं, और मैंने इसके डिफरेंट वैल्यूज दिए। ये जो स्केलर क्वांटिटीज हैं, इनका जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रा मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बिल्कुल वैसा ही है जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा का है। जैसे आप ऑर्डिनरी अलजेब्रा में एडिशन करते हैं 2 + 3 = 5, 5 - 2 = 3, 5 × 2 = 10, 4 / 2 = 2. Exactly the same rules of algebra apply to the scalars. That means अगर एक मास है सपोज 2 kg और दूसरा मास है सपोज 10 kg, मैं आपको बताऊंगा कि टोटल मास कितना है, आप कहेंगे 2 + 10 that is equal to 12 kg. बात समझ में आ रही है? सो दैट मीन्स स्केलर्स जो है ये फॉलो करते हैं ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा जो आप नॉर्मली नंबर्स के लिए यूज करते हैं। यानी स्केलर्स ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड बिल्कुल उसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से दो नंबर्स जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई होते हैं, उसी तरह एग्जैक्टली स्केलर्स भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, multiply or divide. Now, the second type of physical quantities we are going to deal with here are vectors. Vectors वो physical quantities हैं जिनको मैग्नीट्यूड के अलावा हमें उनकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, तब जाके हमें पूरा इस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन तब मिलेगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन तब मिलेगी जब मैग्नीट्यूड के अलावा उनका डायरेक्शन भी हम लोगों को पता है। उन फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। यानी वेक्टर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनके साथ मैग्नीट्यूड के अलावा एक एसोसिएटेड डायरेक्शन भी होती है, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को डील करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज हम लोग को डिवाइस करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं वेक्टर कैलकुलस। जो नॉर्मल ऑर्डिनरी स्केलर्स के लिए, ऑर्डिनरी नंबर्स के लिए ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा यूज होते थे अभी तक, वो यहां पे फेल होंगे, वो यहां पे हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के अलावा उनका डायरेक्शन भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है, तब जाके हमें उन फिजिकल क्वांटिटीज की पूरी इंफॉर्मेशन, उनका पूरा इन्फ्लुएंस का पता चलता है, वो फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। तो वेक्टर क्वांटिटीज को कंबाइन करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अलजेब्रा है, जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा है वो यहां पे यूटिलाइज नहीं होता। मैं एक सिंपल एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूं। सपोज यहां पे एक मास है, ये इस मास का कोई भी वैल्यू है, इस पे दो फोर्सेस साइमल्टेनियसली अप्लाई हो रहे हैं। एक बॉडी इस पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रही है, दूसरी बॉडी इस पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रही है। जो न्यूटन है ये फोर्स का यूनिट है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि फोर्स जो है ये कैसे एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी क्यों नहीं है। जैसे यहां पे एक बॉडी की एग्जांपल मैं ले रहा हूं, कोई भी बॉडी है, इसका कुछ मास है, इस पे दो फोर्सेस साइमल्टेनियसली अप्लाई हो रहे हैं, दोनों एक ही साइड से, यहां से 10 न्यूटन फोर्स और 10 न्यूटन फोर्स। तो ये बॉडी मूव हो जाएगी, इसमें ये एक्सेलरेट हो जाएगी या इसमें चेंजेस आएंगे। अब ये दूसरी कंडीशन, इस पे भी दो सेम फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं जो इस बॉडी पे हो रहे थे, 10 न्यूटन फोर्स और 10 न्यूटन फोर्स, लेकिन इसमें ये फोर्सेस का अप्लाई होना डिफरेंट है। यानी एक फोर्स इधर से अप्लाई हो रहा है, दूसरा फोर्स इधर से अप्लाई हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जो बॉडी पे इन फोर्सेस का इन्फ्लुएंस इस केस में डिफरेंट होगा और इस केस में डिफरेंट होगा। ये दो फोर्सेस कैंसिल होंगी, ये दो फोर्सेस इस बॉडी को एक्सेलरेट करा सकते हैं,
बात समझ में आ रही है ना? इसी तरह तीसरा केस, यहां पे भी सिमिलर मैग्नीट्यूड के दो फोर्सेस, यानी 10 न्यूटन 10 न्यूटन, यानी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन यहां पे उनके बीच में एंगल डिफरेंट है, यानी यहां पे फोर्सेस का डायरेक्शन डिफरेंट है। तो आप तीनों केसेस में देख सकते हैं, नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस सेम है तीनों केसेस में। इसमें भी, इसमें 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, इसमें भी 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, इसमें भी 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, लेकिन इस बॉडी पे जो इफेक्ट होगा वो इसमें डिफरेंट होगा, इसमें डिफरेंट होगा, इसमें डिफरेंट होगा। इसका यह मतलब है कि अगर मैं फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताऊं, उसकी डायरेक्शन मैं यहां पे एक्सप्रेस नहीं करूं, तो आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। एक्चुअल इन्फ्लुएंस जो फोर्स का है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे तो इन्फ्लुएंस डिफरेंट होगा फोर्स से, यहां पे तो इन्फ्लुएंस फोर्स का डिफरेंट होगा, यहां पे तो इन्फ्लुएंस डिफरेंट होगा। दैट मींस अगर मैं खाली मैग्नीट्यूड बताऊंगा आपको, मैं आपको बोलूंगा कि दो फोर्सेस बॉडी पे अप्लाई हो रहे हैं, आप मुझे इस बॉडी की एक्सेलरेशन बता दीजिए, आप कहेंगे कि आपने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि उन फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है, वो फोर्सेस एक दूसरे के साथ कैसे इंक्लाइंड है। तब अगर वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, तब जाके आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए आपको इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बोलनी पड़ेगी, तब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि जो फोर्स का टोटल इन्फ्लुएंस, नेट इन्फ्लुएंस क्या होगा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। और एग्जांपल्स जो वेक्टर क्वांटिटीज के हैं वो डिस्प्लेसमेंट है, वो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है। आगे जाके इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ हम लोगों को डील करना पड़ेगा। सो बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ द वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड। रिप्रेजेंटेशन इसकी सिंपल है, कोई भी लेटर इसके ऊपर एक एरो हेड बनाते हैं। सपोज हमारे पास जो मैंने आपको एग्जांपल दी जो वेक्टर क्वांटिटीज की फोर्स, मैं यहां पे F लिखूंगा और ऊपर एक एरो हेड बनाऊंगा। दिस शोज दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस शोज वेक्टर फोर्स। और इसी तरह दूसरी रिप्रेजेंटेशन है, अगर मैं F को बोल्ड बनाऊंगा, कैपिटल बोल्ड बनाऊंगा, यह भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यानी ऊपर एक एरो हेड बनाओ या इसको बोल्ड लिखो, ये दो तरीके हैं जिससे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। अगर मुझे सिर्फ सेपरेटली इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, कभी कभी जरूरत पड़ता है, तो मैं इस वेक्टर को एक मॉडुलस में रखता हूं ऐसे, तो यह मुझे देता है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी यहां अगर एक वेक्टर है तो मुझे इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं इसको मॉडुलस में रखूंगा। तो उससे आप लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि यहां पे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, डायरेक्शन नहीं लिया हुआ है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर की, एक एरो से हम वेक्टर को दिखाते हैं, जिस एरो की लेंथ जो है ये हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर देती है, और इसकी जो डायरेक्शन है, एरो हेड, ये टेल है, ये हेड है, जिस पॉइंट में ये डायरेक्ट करती है, ये मुझे इसकी डायरेक्शन देती है। दैट मींस एक एरो जो है ये एक वेक्टर को ज्योमेट्रिकली स्पेसिफाई करती है, इसकी लेंथ हमें इसका मैग्नीट्यूड बताती है, इसकी डायरेक्शन हमें जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन देता है। मैं अब एक और एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि जो नॉर्मल रूल्स एडिशन सब्ट्रैक्शन के या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के हैं, वो वेक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए या वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए क्यों हम यूज नहीं कर पाते हैं। इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे ए पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर हियर, एक बंदा यहां पे है, एक टेबल है, ये एक टेबल है, दिस इज अ टेबल, ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन, ही स्टार्ट्स वॉकिंग इन दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। चलिए, इसने यहां से यहां तक डिस्टेंस सपोज ट्रैवल की 10 मीटर्स, ये डिस्टेंस 10 मीटर्स है, यानी यहां से यहां तक ये कितना डिस्प्लेस हुआ, अपनी पोजीशन इसने कितनी चेंज की, 10 मीटर्स। बात समझ में आ रही ना? इसी के साथ कोई दूसरा बंदा इस टेबल को ऐसे मूव कर रहा है, खिसक रहा है, इसको ऐसे मूव कर रहा है, इसको ऐसे मूव कर रहा है। सो दैट मींस यहां पे साइमल्टेनियसली दो मोशंस हो रही है। एक तो ये आदमी आगे जा रहा है, एक तो ये आदमी ऐसे आगे जा रहा है, दूसरा ये टेबल भी ऐसे आ रहा है। बात समझ में आ रही? तो दैट मींस एक मोशन आदमी की ऐसे है,
ये डिस्टेंस, और दूसरी मोशन जो टेबल है वो नीचे की तरह ऐसे आ रहा है। बात समझ में आ रही ना? सपोज यहां से यहां तक जो इस बंदे ने डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक जो है वो सपोज 10 मीटर्स है। सपोज जो टेबल है ये नीचे की तरह डिस्प्लेस हुआ 5 मीटर्स। अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट इस आदमी का निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट मींस ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ, तो आप बेटा क्या निकालेंगे, इसका जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी दिस, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन। सपोज यहां ये ए बी और सी है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी AC, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन his initial position and the final position, that will give me the displacement। हम थोड़ी बताएंगे कि इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर्स प्लस 5 मीटर्स दैट मींस 15 मीटर्स हुआ, नहीं, ऐसा नहीं बता सकते। हम ये बताएंगे कि इस आदमी का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज दिस AC, वेक्टर AC, दिस गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम A to C। सो दैट मींस जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हम ऑर्डिनरी रूल्स अलजेब्रा के यूज नहीं कर सकते हैं। यहां से यहां तक आदमी खुद चल रहा है, यानी यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ, दूसरा बंदा इस टेबल को ऐसे मूव कर रहा है, तो जो ये बंदा है, तो जो ये आदमी यहां है, यहां पे है, तो एक तो ये ऐसे जा रहा है, दूसरा नीचे भी आ रहा है, क्योंकि टेबल जिसपे ये खड़ा है वो नीचे की तरह आ रहा है। दैट मींस अगर इस आदमी की पहली पोजीशन A पे है और इसकी फाइनल पोजीशन C पे है, तो इस आदमी का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज दिस AC, दैट इज नॉट 10 plus 5। So this means that the ordinary rules of algebra cannot be applied when we are dealing with vectors. So we have to devise a totally new set of rules, a new set of operations to deal with such physical quantities where direction is very important, or in turn we call that those physical quantities as vectors। तो इनके लिए हमें अलग से रूल्स डिवाइस करने पड़ेंगे जो हम इन ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को डील करने के लिए अप्लाई करेंगे। चलिए बेटा, वो रूल्स पढ़ाने से पहले मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। पहला वेक्टर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट से पता ही चलता है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट मैग्नीट्यूड होता है। सो दैट मींस अगर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 से किसी भी वेक्टर को आप या किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये यूनिट वेक्टर है तो इसके साथ एसोसिएटेड डायरेक्शन होगी। दैट मींस अगर हम एक यूनिट वेक्टर को किसी फिजिकल क्वांटिटी किसी नंबर से मल्टीपल करेंगे तो उस नंबर के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस नंबर में डायरेक्शन ऐड होगी और वो स्केलर जो है, वो नंबर जो है वेक्टर क्वांटिटी में चेंज हो जाएगा। दैट मींस यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी खाली डायरेक्शन होती है, जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है। यानी अगर हम किसी भी स्केलर को एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड रहता है, बल्कि उसमें डायरेक्शन ऐड हो जाती है और उसकी डायरेक्शन बिल्कुल वही बन जाती है जो इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, इसको ऊपर कैप रखी जाए या इसको ऊपर कैरेट रखी जाए या इसको हैट भी बोलते हैं, तो इससे हम एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक वेक्टर जो है, वेक्टर के साथ एसोसिएटेड इसका मैग्नीट्यूड होता है और इसकी डायरेक्शन होती है। तो दैट मींस अगर हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर ए है, कोई जनरल वेक्टर है, इसके साथ एक तो इसका मैग्नीट्यूड एसोसिएट होता है, यानी मॉडुलस में हम इसको रखते हैं। दैट मींस दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक यूनिट वेक्टर से, तो ये हमें एक पूरा वेक्टर देता है। यानी आपने एक स्केलर और एक क्वांटिटी को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिल गई। देखिए ये जो मैग्नीट्यूड तो इसका यही होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का 1 है, 1 मल्टीप्लाई करने से तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस वेक्टर ए की डायरेक्शन बिल्कुल वही होगी जो इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। बात समझ में आ रही ना बेटा? तो दैट मींस हम यूनिट वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं ए वेक्टर डिवाइडेड बाय
द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अगर कोई वेक्टर हमारे पास है और हम इसके मैग्नीट्यूड से हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। तो हमारे पास नॉर्मली जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें 3 एक्सीज लेते हैं। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सीज है, ये वाई एक्सीज है, और इसके परपेंडिकुलर जो है वो जी एक्सीज है, जो मैं 2 डायमेंशन पे नहीं बना सकता। हम लोगों ने जो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सीज है उसको डिजिग्नेट किया है आई से। आई के ऊपर कैप रखी है। आपको पता है कि कैप रिप्रेजेंट्स द यूनिट वेक्टर। सो आई कैप रिप्रेजेंट्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सीज। ये आप हमेशा याद रखेंगे। J cap it represents a unit vector along y axis। इसी तरह K cap it represents a unit vector along z axis। इसका मतलब क्या है? सपोज अगर मैं लिखूं यहां पे, अगर मैं यहां पे लिखूं 10I, यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, न्यूटन्स में लिखूंगा ब्रैकेट में इसका यूनिट, यानी इसका यह मतलब है 10 न्यूटन्स, यानी इसका मतलब फोर्स है। तो इसका यह मतलब है कि 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस। 10 तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है और आई ने बताया कि इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। आई से 10 को मल्टीपल करने से इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमें यह इंफॉर्मेशन मिल गई दैट द फोर्स इज अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मैं इसी तरह लिखूंगा 10J, दैट मींस 10 न्यूटन फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। इसी तरह अगर मैं लिखूंगा 15K, that is 15 न्यूटन फोर्स अलोंग z एक्सिस। तो दैट मींस आप लोगों ने बेटा समझा होगा कि यूनिट वेक्टर को हम कैसे यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर हमें सिर्फ इसकी वेक्टर की डायरेक्शन देता है और मैग्नीट्यूड से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए बेटा, इसके बाद एक दूसरा टाइप ऑफ वेक्टर जिसको बोलते हैं जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। नल वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का आपने इससे पहले देखा, उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, यानी जीरो मैग्नीट्यूड, इसको नल वेक्टर बोलते हैं। जब इसका मैग्नीट्यूड ही नहीं होता है तो इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी नहीं होती है। यह सिर्फ मैथमेटिकली कभी कभी हम लोगों को यूज होता है। और सपोज मैं आपको बताऊं कि ये यहां पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको मैंने बोला एक्स एक्सिस, इसको मैंने बोला वाई एक्सिस। यहां पे जो अगर मुझे ओरिजिन को रिप्रेजेंट करना होगा, इट विल बी अ जीरो वेक्टर, इट विल बी अ जीरो वेक्टर, यानी जो पोजीशन ऑफ द ओरिजिन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरो वेक्टर से। ठीक है बेटा। अब एक दूसरी टर्म जो है इक्वल वेक्टर्स। वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं? अगर दो स्केलर्स को हमें देखना है कब इक्वल होंगे, उनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो दो स्केलर्स को हम बोलेंगे कि ये दो स्केलर्स इक्वल है। लेकिन वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड भी है तो और डायरेक्शन भी है। दो वेक्टर्स तभी इक्वल होंगे जब उनके डायरेक्शंस भी सेम होंगे और उनके मैग्नीट्यूड्स भी सेम होंगे। दैट मींस सपोज ये एक वेक्टर है, इसकी लेंथ सपोज 1 मीटर है, तो ये वेक्टर जो है इसकी लेंथ भी 1 मीटर है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हैं। सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो यहां पे बोल सकते हैं हम वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, यानी दो वेक्टर्स जिनकी सेम डायरेक्शन भी होगी, जिनका सेम मैग्नीट्यूड भी होगा, उनको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। इसी तरह यहां पे सपोज एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, यानी आप देख सकते हैं दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, इनका मैग्नीट्यूड, उनकी लेंथ भी सेम है, सो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे जो दो वेक्टर्स हैं ये भी सेम है। देखिए बेटा, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम वेक्टर्स को लेटरली डिस्प्लेस कर सकते हैं। आप इसको बेटा अच्छे से समझ लीजिए। ये मेरे पास एक वेक्टर ए है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मैंने ए से रिप्रेजेंट की है। मैं इसको आराम से डिस्प्लेस कर सकता हूं अपने पैरेलल, यानी मैंने इसको अपने पैरेलल डिस्प्लेस किया तो ये आ गया, तो ये भी वेक्टर ए ही है। देखिए इसका मैग्नीट्यूड सेम है, इसकी डायरेक्शन सेम है, सो दिस वेक्टर इज सेम एज दिस वेक्टर, यानी हम एक वेक्टर को आराम से शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ
एंड डायरेक्शन। इसी तरह सपोज बेटा एक वेक्टर ऐसे है, सपोज वेक्टर ए है, यहां पे एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं इसको आराम से यहां पे डिस्प्लेस कर सकता हूं। मैंने इसको यहां पे डिस्प्लेस किया तो ये भी वेक्टर ए है, इसको मैंने थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया, ये भी वेक्टर ए है। दैट मींस जब तक इनकी डायरेक्शन सेम है, देखिए इसकी डायरेक्शन सेम है, इसकी डायरेक्शन सेम है, इसकी डायरेक्शन सेम है, इसकी लेंथ सेम है, इसकी लेंथ और तीनों की लेंथ सेम है, दैट मींस ये तीनों एक ही वेक्टर है। हम आराम से वेक्टर्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, सिर्फ इनकी लेंथ और उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना बेटा। इसी तरह एक और सेट ऑफ वेक्टर्स हैं जिनको हम पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। दो वेक्टर्स तभी पैरेलल होते हैं जब उनके बीच में एंगल जीरो हो, जब वो सेम डायरेक्शन में हो। मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी पहले, सपोज ये एक बॉडी है जिसका सपोज कुछ मास है, यहां से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है 10 न्यूटन और यहीं से दूसरा फोर्स भी अप्लाई हो रहा है 10 न्यूटन। आप ये देख सकते हैं बेटा, ये फोर्स और इस फोर्स में जो एंगल है वो जीरो है। दैट मींस ये सेम डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, तो इनको बोलते हैं पैरेलल, इनको बोलते हैं पैरेलल फोर्सेस। तो पैरेलल होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम हो। सपोज ये एक बॉडी है, इस पे अप्लाई हो रहा है एक फोर्स सपोज 20 न्यूटन और दूसरा फोर्स अप्लाई हो रहा है 5 न्यूटन। क्योंकि इनके बीच में जो एंगल है वो जीरो है, सेम डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, तो ये दो फोर्सेस पैरेलल फोर्सेस है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये दो वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स हैं। इनके बीच में सिर्फ कंडीशन ये है कि एंगल जीरो होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इनका डिफरेंट हो सकता है। तो आपने इक्वल वेक्टर्स इससे पहले पढ़ा, इक्वल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, लेकिन पैरेलल वेक्टर्स में अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी होगा लेकिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो इक्वल वेक्टर्स होते हैं वो हमेशा पैरेलल होते हैं, और पैरेलल वेक्टर्स कभी इक्वल हो भी सकते हैं और हो भी नहीं सकते हैं, ये उनके लिए कंडीशन नहीं है। इसी तरह एक और टाइप ऑफ वेक्टर्स है पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये तो पैरेलल वेक्टर्स थे, अब एंटी पैरेलल वेक्टर्स, यानी एक वेक्टर ऐसे हैं और दूसरा वेक्टर बिल्कुल इसके अपोजिट। दैट मींस इन दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री। ऐसे वेक्टर्स को एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। यानी दो वेक्टर्स जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इन वेक्टर्स को एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। सपोज ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, आप आराम से इस वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं और यहां पे ला सकते हैं, और इनके बीच में जो ये एंगल है दैट इज 180 डिग्री। सो दीज आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इसी तरह एक और टाइप ऑफ वेक्टर्स है नेगेटिव वेक्टर। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ये मैंने बोल्ड से लिखा है, और ये वेक्टर बी है। आप देख सकते हैं बेटा इनका मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन ये है इधर के साइड में, और इसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट साइड में है। दैट मींस इनके बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड बेटा सेम है। दैट मींस नेगेटिव वेक्टर्स जो होते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है। तो डायरेक्शन हम वेक्टर्स में माइनस से दिखाते हैं, यानी वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेक्टर बी। इसका यह मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। बेटा जब भी आप वेक्टर्स में माइनस देखोगे, इसका यह मतलब है कि वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है ना बेटा। कॉन्करेंट और कोइंशियल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं कॉन्करेंट और कोइंशियल वेक्टर्स। आप यहां पे देख रहे हैं बेटा तीन वेक्टर्स है, वेक्टर ए, सपोज वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को कोइंशियल वेक्टर्स बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और टाइप ऑफ वेक्टर्स हैं जिनको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स, यानी जो एक ही प्लेन में होते हैं। सपोज यहां से एक फोर्स, यहां से दूसरा फोर्स, यहां से तीसरा फोर्स, यहां से चौथा फोर्स, लेकिन ये सारे एक ही प्लेन में होने चाहिए।
तो ऐसे वेक्टर्स को कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं, यानी वो वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में हो, चाहे उनकी डायरेक्शन कहीं पे भी हो, कहीं की तरफ भी हो, उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेकिन वो सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में होने चाहिए, तो इनको कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो उनको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं। यानी ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। यानी वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर, इट इज ऑर्थोगोनल टू वेक्टर बी, यानी इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वेक्टर्स ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। एक फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है, तो एक फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है, तो दीज टू फोर्सेस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। मैंने आपको बेटा पहले ही बताया कि जो स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर हम एक स्केलर को एक वेक्टर से ऐड करेंगे, एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें बेटा क्या मिलेगा? सपोज ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सपोज ये फोर्स है 5 न्यूटन्स, या मैं इसको ऐसे बेटा लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा ये एक फोर्स है, दिस इज 5 न्यूटन्स अलोंग एक्स एक्सिस, 5 न्यूटन्स अलोंग एक्स एक्सिस, ये न्यूटन्स फोर्स है, ये न्यूटन्स में है। मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये यानी एक स्केलर एक नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 15 न्यूटन्स, 3 into 5, that means 15 newtons along x-axis. I represents a unit vector along x-axis. So मैंने पहले ये 5 न्यूटन्स, 5i जो है it represents 5 newtons along x-axis. अब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, that means 15 न्यूटन्स but along x-axis. इसका ये मतलब है एक स्केलर अगर ये पॉजिटिव नंबर है, ये जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमें देता है दूसरा वेक्टर उसी डायरेक्शन में, लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड m टाइम्स हो, अगर स्केलर का वैल्यू m है। इसी जैसे यहां पे ये वेक्टर है, दिस इज 3 टाइम्स दिस वेक्टर, लेकिन अगर ये पॉजिटिव हो, अगर बेटा ये जो ये m है ये नेगेटिव हो, सपोज मैं ये बता दूं कि ये एक वेक्टर है, ये 5 न्यूटन फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, फिर से मैं बताऊंगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा -3 से, सो दैट मींस ये मुझे देगा -15 न्यूटन्स, लेकिन अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। यानी अगर m का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो जो वेक्टर आएगा वो सेम डायरेक्शन में आएगा, लेकिन अगर m का वैल्यू नेगेटिव है, ये हमें दूसरा वेक्टर देगा जिसका मैग्नीट्यूड m टाइम्स प्रीवियस वेक्टर था, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है बेटा दैट विल बी अपोजिट। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। देखिए बेटा, अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हैं, हमें इनके बीच में एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हम दोनों वेक्टर्स को ऐसे एडजस्ट करेंगे ताकि उनके जो टेल्स हैं वो कनेक्ट हो। जो ये वेक्टर ऐसे हैं, इसको हेड बोलते हैं, और इसके टेल, इसको टेल बोलते हैं। हम दोनों वेक्टर्स को एक दूसरे के साथ ऐसे एडजस्ट करेंगे ताकि उनकी टेल जो है वो कनेक्टेड हो। बात समझ में आ रही ना? यानी जो वेक्टर्स हैं ये पॉइंट आउट हो जाएंगे एक ही पॉइंट से, यानी जब उनकी टेल्स कनेक्टेड हैं तो दैट मींस they point outwards from the same point, यानी हम इनकी टेल्स को कनेक्ट करेंगे, तब जाके हम इस देखेंगे इन दो के बीच में जो स्मॉलर एंगल है वो कौन सा वाला है, दैट विल गिव अस द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा बेटा। यहां पे सपोज एक एग्जांपल है, ये एक वेक्टर A है, ये दूसरा वेक्टर B है। मैंने इनको बोल्ड लिखा है, अब एरो लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, इसका दूसरा कुछ मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। अब मुझे इनके बीच में एंगल बताना है। क्या ये इनके बीच में एंगल होगा? इज दिस द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? नो।
एंगल निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि पहले इनकी टेल्स कनेक्टेड होनी चाहिए। देखिए बेटा, ये इस वेक्टर ए की टेल है, ये इस वेक्टर ए का हेड है, ये इस वेक्टर ए का हेड है, ये इस बी का हेड है, ये इस वेक्टर बी का टेल है। तो यहां पे तो बी का हेड जो है ए की टेल के साथ कनेक्टेड है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है बेटा मैं वेक्टर को अपने पैरेलल डिस्प्लेस कर सकता हूं, तो उससे कोई वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस वेक्टर ए को थोड़ा सा नीचे लाऊंगा, वेक्टर ए को अपने पैरेलल स्लाइड किया है, थोड़ा नीचे लाया, तो उससे कोई वेक्टर ए पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। मैंने इसको थोड़ा सा नीचे लाया, बी को अपने पैरेलल थोड़ा सा खिसका दिया, दैट मींस बी को थोड़ा सा आगे बना दिया, यानी इनकी मैंने टेल्स ज्वाइन की, तो यहां पे इनकी टेल ज्वाइन हो गई। तो दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर आपको बेटा निकालना है, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है ये दो वेक्टर्स है, इनके बीच में एंगल निकाल दीजिए, तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते, पहले इनकी टेल्स को कनेक्ट कीजिए। टेल्स को कनेक्ट करने का तरीका ये, आप वेक्टर को अपने पैरेलल स्लाइड कर सकते हैं, उससे वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने इस वेक्टर को स्लाइड किया, इस वेक्टर को थोड़ा आगे स्लाइड किया, इसको नीचे स्लाइड किया, इसको आगे स्लाइड किया, यहां तक कि दोनों की टेल्स कनेक्ट हुई। जब टेल्स कनेक्ट हुई तो इनके बीच में जो एंगल, ये छोटा वाला एंगल है, यही एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स होता है। दिस इज ऑलवेज, ये तो जीरो से ज्यादा हो, ये इक्वल होगा, जिसको जीरो, ये जीरो के अगर सेम डायरेक्शन में होगा या तो जीरो होगा मिनिमम वैल्यू, या सबसे ज्यादा वैल्यू इसका 180 होगा। इसी तरह बेटा जरा ये दो वेक्टर्स, दूसरी एग्जांपल, ये दो वेक्टर्स हैं, जरा इनका एंगल, इनके बीच में एंगल निकाल दीजिए। क्या ये इनके बीच में एंगल है? नहीं, क्योंकि यहां पे ये वेक्टर है, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, ये दूसरा वेक्टर है, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है। तो यहां पे कनेक्टेड क्या है? एक की टेल, दूसरे का हेड। तो ऐसे तो हम इनके बीच में एंगल नहीं निकाल सकते। तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो वेक्टर है इसको अपने पैरेलल स्लाइड करेंगे, इसको अपने पैरेलल स्लाइड करेंगे ऐसे कि इसका टेल और इसका टेल कनेक्ट हो, यानी दोनों वेक्टर्स के टेल्स एक ही जगह आनी चाहिए। या आप इसी वेक्टर ए को स्लाइड कर सकते हैं ऐसे, ताकि ये वेक्टर ए ऐसे आ जाए, जो मैंने यहां पे बनाया है। यानी मैंने वेक्टर्स को ऐसे स्लाइड किया है अपने पैरेलल कि इनकी टेल्स कनेक्टेड हो, और फिर मैं देखूंगा इनके बीच में जो स्मॉलर एंगल होगा, तो ये एंगल इनके बीच में है। दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। बात समझ में आ रही ना? तो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए आप लोगों ने बेटा सीखा कि हम वेक्टर्स को ऐसे पोजीशन करते हैं कि उनकी टेल्स कनेक्टेड हो, तो हम बाद में उनके बीच में स्मॉलर एंगल देखते हैं, तो हमें देता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हम आराम से समझ सकते हैं कि वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है। देखिए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल, दिस इज गिवन एज 45। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इसकी टेल, ये वेक्टर ए है, इसकी टेल, और वेक्टर बी, इसकी टेल कनेक्टेड है, तो ये एंगल तो सीधे सीधे 45 डिग्री है। तो इसका आंसर यही लिखा है, 45 डिग्रीज। सो दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब बेटा ये वाला केस देख लीजिए। इस वाले केस में दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। आप देखिए बेटा, इनके हेड्स कनेक्टेड है, तो एंगल निकालने के लिए क्या होना चाहिए? इनके टेल्स कनेक्टेड होने चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, वेक्टर ए को थोड़ा सा नीचे खिसका दो, वेक्टर ए को नीचे थोड़ा सा खिसका दो, खिसका दिया, तो ये वेक्टर, इसका आंसर मैंने यहां पे लिखा है। वेक्टर ए को थोड़ा सा नीचे खिसका दिया अपने पैरेलल, तो उससे वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेक्टर बी को थोड़ा सा ऐसे खिसका दिया, वेक्टर बी को थोड़ा सा ऐसे खिसका दिया, तो ये ऐसे बन गया। तो यहां पे अब दोनों वेक्टर्स की टेल्स कनेक्टेड हो गई, और ये जो एंगल है, दिस इज 150 डिग्री, दिस इज 150 डिग्री, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सिमिलरली बेटा, यहां पे दो वेक्टर्स हैं, ये एक का हेड है और ये दूसरे की टेल है, तो ऐसे तो एंगल नहीं निकाल सकते ना बेटा। तो क्या करेंगे, इसको, इस बी को, इस ए को नीचे स्लाइड करो, यानी ये इधर आएगा ए, और बी को ऐसे स्लाइड करो तो बी ऐसे आएगा। बात समझ में आ रही ना? सो ए को नीचे स्लाइड किया हुआ है और बी को
आपने पैरेलल स्लाइड किया हुआ है, तो एंगल ये होगा बेटा, दिस विल बी द एंगल, दिस विल बी द एंगल, नॉट दिस वन, दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, बट द एक्चुअल एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 35 डिग्री। वो आप बेटा कैसे निकालोगे, वो 35 डिग्री है, क्योंकि आपको यहां पे दिया हुआ है कि ये जो एंगल है बेटा, दिस इज 145, तो पूरा ये कितना 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल बेटा 35 डिग्री है। बात समझ में आ रही? अगर ये एंगल 35 डिग्री है, सो ये एंगल भी 35 डिग्री होगा, सो दैट मींस दिस एंगल इज 35 डिग्री। तो ये ऐसे बना है ना, सो दैट मींस ये ऐसे है ना, सो दिस इज 35 डिग्री। सो beta, with this I conclude the introductory lecture about this introductory lecture about this vectors. In the next lecture I will teach you the algebra of vectors, addition of vectors, subtraction of vectors, two important rules of vectors, triangle law of addition, and this parallelogram of law of addition of vectors. So इन लेक्चर्स को सीक्वेंशियली आप देखेंगे तो आपको बेटा वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर कैलकुलस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।